नमस्कार। राज्य सरकारों में अक्सर हम राजनीतिक उठापटक देखते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है? आज के इस विश्लेषण में हम सीधे संविधान के पन्नों में उतरेंगे और डिकोड करेंगे कि किसी भी राज्य में असली पावर यानी वास्तविक शक्ति आखिर होती किसके पास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल, राज्य सरकार में असली शक्ति किसके पास होती है? कागजों पर देखें तो हर काम राज्यपाल यानी गवर्नर के नाम पर होता है, लेकिन क्या असल में कंट्रोल उनके हाथ में है या फिर सत्ता की चाबियां मुख्यमंत्री और उनके चुने हुए मंत्रियों के पास होती हैं? ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं, क्योंकि यही हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का असली रहस्य है। इस पूरी व्यवस्था को डिकोड करने के लिए हम इस सफर को 5 हिस्सों में तय करेंगे। पहले देखेंगे कि असली कार्यकारी अधिकार किसके पास है, फिर नियुक्तियों के सख्त नियम, मंत्रियों का दिलचस्प पिरामिड, उनका जवाबदेही तंत्र और अंत में पावर का असली न्यूक्लियस यानी कैबिनेट। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस पूरे सिस्टम का संवैधानिक आधार यानी वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ हमारे राज्यपाल हैं, ये राज्य के नाम मात्र के प्रमुख हैं, मतलब सरकार का हर एक काम औपचारिक रूप से बस इन्हीं के नाम पर होता है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी मंत्रिपरिषद। कहने को इनका काम सिर्फ राज्यपाल को सहायता और सलाह देना है, पर हकीकत में यही वो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है जो सारे बड़े और अहम फैसले लेता है ना कमाल की बात। और समय के साथ हमारी अदालतों ने इस शक्ति संतुलन को एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया है। 1971 का वो ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला लें। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का हमेशा, जी हां, हमेशा अस्तित्व में रहना अनिवार्य है, भले ही विधानसभा भंग क्यों ना हो गई हो। फिर 1974 में एक कदम और आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया कि अपने कुछ विशेषाधिकारों को छोड़कर राज्यपाल को हर हाल में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही काम करना होगा। 1974 के उसी फैसले की ये लाइन देखिए, यह सब कुछ स्पष्ट कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जहां भी संविधान राज्यपाल की संतुष्टि की बात करता है, उसका मतलब राज्यपाल की कोई व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है, वह वास्तव में मंत्रिमंडल की संतुष्टि है। तो लब्बो-लुबाब यह है कि हमारी संसदीय प्रणाली में अंतिम भरोसा किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि चुनी हुई मंत्रिमंडल पर टिका है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। अब देखते हैं कि इस पावरफुल क्लब में एंट्री के नियम क्या हैं और नियुक्तियों पर कौन सी सख्त गणितीय सीमाएं लागू होती हैं। ये जो नंबर है ना 15, ये बहुत ही क्रूशल है। पहले क्या होता था कि राजनीतिक समर्थन जुटाने और सहयोगियों को खुश करने के लिए विशालकाय यानी जंबो कैबिनेट बना दिए जाते थे। इस राजनीतिक रेवड़ी को रोकने के लिए 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया। इसने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल ताकत के 15% से ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन रुकिए, इस गणित का एक दूसरा पहलू भी है। संविधान ने एक न्यूनतम सीमा भी तय की है और वो नंबर है 12। मतलब किसी भी राज्य में 12 से कम मंत्री नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सरकार के अलग अलग विभागों को चलाने के लिए पर्याप्त लोग मौजूद हो, चाहे उस राज्य की विधानसभा कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अब सत्ता में आने से पहले हर मंत्री को पद की शपथ लेनी होती है, जो राज्यपाल दिलाते हैं। ये शपथ 4 हिस्सों में होती है। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, भारत की संप्रभुता बनाए रखना, कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन और बिना किसी डर या पक्षपात के सभी के साथ न्याय करना। और इसके साथ ही एक बहुत ही सख्त गोपनीयता की शपथ भी होती है। ये गारंटी देती है कि कोई भी मंत्री राज्य के संवेदनशील मामलों को बाहर लीक नहीं करेगा, एकदम टॉप सीक्रेट। चलिए आते हैं भाग 3 पर। बाहर से जो मंत्रिपरिषद हमें एक जैसी दिखती है ना, अंदर से वो दरअसल मंत्रियों का एक गहरा पिरामिड है। आइए इस शक्ति की संरचना को डिकोड करते हैं। ये मंत्रिपरिषद असल में 3 मुख्य हिस्सों में बटी होती है। इस पिरामिड में सबसे ऊपर बैठते हैं कैबिनेट मंत्री, फिर बीच में आते हैं राज्य मंत्री और एकदम नीचे होते हैं उपमंत्री या डेप्यूटी मिनिस्टर। इन तीनों के बीच का फर्क सिर्फ नाम का नहीं है, बल्कि उनका रैंक, उनका वेतन और सबसे अहम उनका राजनीतिक रुतबा तय करता है कि वो इस पिरामिड में कहाँ होंगे। और ये सब तय कौन करता है? जी हां, मुख्यमंत्री। ये व्यवस्था बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि काम का असली बंटवारा कैसे होता है।
कैबिनेट मंत्री बड़े और महत्वपूर्ण विभागों के बॉस होते हैं और उन खास बैठकों में हमेशा मौजूद रहते हैं जहां नीतियां तय होती हैं। राज्य मंत्रियों की बात करें तो उन्हें या तो स्वतंत्र प्रभार मिल सकता है या वो कैबिनेट मंत्रियों के साथ अटैच किए जा सकते हैं, पर वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते। और उप मंत्री, वो सिर्फ सहायता के लिए होते हैं। उन्हें कभी स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलता और वो तो कैबिनेट बैठकों के आसपास भी नहीं फटकते। अब आते हैं भाग 4 पर, जवाबदेही तंत्र। एक ऐसा सिस्टम जो इस पूरी शक्तिशाली मशीनरी पर लगाम कसता है। इसका सीधा सा नियम है, एक साथ डूबना या तैरना। संविधान का अनुच्छेद 164 बहुत ही साफ तौर पर सामूहिक जिम्मेदारी यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद अपने हर एक काम के लिए विधानसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अगर विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे तो मुख्यमंत्री सहित हर एक मंत्री को उसी पल इस्तीफा देना पड़ता है। खेल खत्म। वे एक टीम के रूप में काम करते हैं और एक साथ डूबते या तैरते हैं। ये मुहावरा एकदम सटीक बैठता है यहां। कैबिनेट जो भी फैसला ले, हर मंत्री को उसे मानना ही पड़ता है। चाहे बंद कमरे में वो उससे सहमत हो या ना हो, बाहर आकर तो हर मंत्री को उस फैसले का बचाव करना ही होगा। अगर कोई मंत्री फैसले से इतना असहमत है कि वो उसका समर्थन नहीं कर सकता, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, अपना इस्तीफा सौंपना। कोई बीच का रास्ता नहीं। अब एक तरफ तो ये सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। संविधान कहता है कि मंत्री राज्यपाल की कृपा पर्यंत पद पर बने रहते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि अगर मुख्यमंत्री किसी मंत्री के कामकाज से खुश नहीं है तो वो राज्यपाल को सलाह देकर उस मंत्री को कभी भी बर्खास्त करवा सकते हैं। असल में यही वो ब्रह्मास्त्र है जिससे मुख्यमंत्री अपनी टीम में कड़ा अनुशासन बनाए रखते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, भाग 5, द कैबिनेट पावर कोर। आइए सत्ता के इस सबसे भीतरी और ताकतवर घेरे पर जूम इन करते हैं। देखिए, पूरी मंत्री परिषद नहीं, बल्कि उसका एक छोटा सा और बेहद चुनिंदा हिस्सा, जिसे हम कैबिनेट कहते हैं, वही राज्य सरकार का असली पावर हाउस है। यही वो जगह है जहां राज्य के सबसे बड़े फैसले होते हैं। नीतियां बनाना, बड़े संकटों को हैंडल करना और सारे अहम विधायी और वित्तीय मामलों को संभालना, ये सब कैबिनेट ही करती है। यहां तक कि राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्तियों का रिमोट कंट्रोल भी इसी के हाथ में होता है। लेकिन सच कहें तो कैबिनेट के पास भी इतना वक्त नहीं होता कि वो हर छोटी बड़ी बात पर गहराई से चर्चा कर सकें। इसलिए वो क्या करते हैं? वो अपना काम कैबिनेट समितियों को सौंप देते हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक स्थायी यानी परमानेंट, जो हमेशा काम करती रहती हैं, और दूसरी तदर्थ या एडहॉक, जो किसी खास तत्कालीन मुद्दे को सुलझाने के लिए अचानक बनाई जाती हैं। ये समितियां मामलों की गहराई में जाती हैं और अक्सर फैसले भी खुद ही ले लेती हैं। तो कुल मिलाके हमने देखा कि कैसे असली ताकत इस छोटे से कैबिनेट के हाथों में सिमटी हुई है। पर जाते जाते ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर मुट्ठी भर लोगों का एक छोटा सा समूह इतनी असीम शक्ति रखता है, तो क्या हमारी विधानसभाएं सच में उन्हें पूरी तरह से जवाबदेह ठहरा पाती हैं, या फिर बहुमत वाली सरकारें अपनी ही मर्जी से पूरा सिस्टम चलाती हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये हमारे लोकतंत्र की असलियत से जुड़ा एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।